गांधी जी एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय लुइस फिशर। आइए इस ऐसे को हिंदी में पढ़ते हैं। लुइस फिशर कहते हैं कि मैं फिर से उस आकर्षक और निर्णायक देश भारत को देखने और महात्मा गांधी की जीवनी के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए रास्ते में था। इटली से भारत अचानक आने से एक गहरा झटका लग सकता था, क्योंकि दोनों देशों के लोग, भूगोल, इतिहास और इनकी समस्याएं इतनी अलग हैं, लेकिन दोनों में दोस्त होने से बदलाव आसान हो गया। और हालांकि समस्याएं अलग दिखाई देती थी, जरूरी समाधान एक ही था: कानूनी तरीके से सामाजिक क्रांति करके गरीब और अमीर के बीच और निम्न और उच्च वर्गों के बीच के क्रूर विरोधाभासों को मिटाना। न तो गांधी इटली, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से इतनी दूर हैं। जितना मैंने उनके जीवन पर विचार किया, उतना ही उनका प्रासंगिकता आज के पश्चिमी दुनिया की चिंताओं के प्रति स्पष्ट होता जा रहा है। युद्ध के बाद का समय कुछ गांधीवादी सिद्धांतों और तकनीकों के संयोजन से हर जगह बहुत अलग होता। मैंने 1942 में एक सप्ताह के लिए गांधी के गांव में उनके घर का मेहमान या कुटिया का मेहमान बनकर रहा और पाया कि वह बुद्धिमान, आरामदायक अवस्था में संयमित, स्पष्टवादी और संवादात्मक पाया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कोई आने वाला या सहयोगी उनके प्रति भयभीत या श्रद्धालु होंगे। वास्तव में उन्होंने घनिष्ठता, मजाक और हास्य को प्रोत्साहित किया। वह नंगी धरती पर बाकी सभी लोगों के समान स्तर पर रहता था। जब मैं घोड़ा गाड़ी से कूदा जो मुझे पहली बार उनके गांव की सीमा तक लाया, गांधी जी वहां थे, मेरा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक 73 साल का आदमी, सफेद लंगोटी और चमड़े की चप्पल में, और वह इसलिए और भी महान थे क्योंकि उन्हें अपनी महत्वपूर्णता बढ़ाने के लिए दूरी की जरूरत नहीं थी। वह वही थे जो वह थे। एक दोपहर 1 घंटे के साक्षात्कार के दौरान मैंने उनकी मिट्टी की दीवार वाली कुटिया में एकमात्र सजावट की ओर इशारा किया, शिलालेख के साथ यीशु मसीह का एक काला और सफेद प्रिंट। वह हमारी शांति है। यह कैसा है? मैंने पूछ लिया। आप ईसाई नहीं हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक ईसाई, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक यहूदी हूँ। उन्होंने सहनशीलता से आगे बढ़कर दूसरों के साथ पहचान प्राप्त कर ली थी, जो प्रेम का पर्यायवाची है। इसलिए गांधी अधिकांश ईसाइयों की तुलना में अधिक ईसाई हैं। वे मसीह के समान थे। यदि गांधी 3000 साल पहले भारत में पैदा हुए होते तो उनके जन्म को मिथकों में लपेटा जाता और उनके युवाओं को चमत्कारों में, और उन्हें एक देवता के रूप में पूजा जाता। राजनीति में शुद्धता से वह एक राजनीतिज्ञ संत बन गए। मेरी 1942 की यात्रा के बाद से केवल 4 साल हुए थे। काहिरा से लंबी गर्म उड़ान के बाद नहाने या दाढ़ी बनाने के बिना, या यहाँ तक कि मेरे होटल के कमरे में ठहरने के बिना, मैं नई दिल्ली में अछूतों की झुग्गी बस्ती की ओर चला गया, जहां मुझे बताया गया कि गांधी अपनी दैनिक सार्वजनिक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे होंगे। प्रार्थना मंच से नीचे उतरने वाली 3 लकड़ी की सीढ़ियों पर खड़े होकर मैंने सेवाओं के समापन का इंतजार किया। जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा, आह, वहां तुम हो, फिशर। खैर, मैं इन 4 सालों में बेहतर दिखने वाला नहीं बन पाया हूं, मैंने जवाब दिया। मैं आपसे असहमत होने का साहस नहीं करूंगा। उन्होंने जोर से हंसा। मैंने उन्हें भारत के विभिन्न भागों में घूमते हुए उनका अनुसरण किया। मैंने पूना से बॉम्बे तक उनके साथ तीसरी श्रेणी की रेलवे कार में यात्रा की। जहां कहीं भी ट्रेन रुकी, बहुत भारी मानसून बारिश के बावजूद विशाल भीड़ जमा हो गई। एक स्टेशन पर लगभग 14 वर्ष की आयु के 2 लड़के, उनकी भूरी त्वचा भीगी हुई थी, उनके काले बाल टपक रहे थे, गांधी की खिड़की के बाहर कूदते हुए और उनके झुके हुए हाथों को लयबद्ध रूप से ऊपर नीचे हिलाते हुए चिल्लाए, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। जी सम्मान का प्रत्यय है। गांधी जी खुश थे। आप उनके लिए क्या हैं? मैंने पूछा। उन्होंने अपनी मुट्ठियों को अपने कनपट्टियों पर अंगूठे को ऊपर की ओर इशारा करते हुए रखा। सींगों वाला एक आदमी, एक तमाशा, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने हमेशा अफसोस जताया कि लोग उन्हें पूजा दे रहे थे जब वे चाहते थे कि उनके जीवन के तरीके को स्वीकार किया जाए। उस वर्ष मैंने उनकी संगति में 8 दिन बिताए। मैं गांधी के साथ अपने संबंध का वर्णन करने के लिए बहुत बड़े शब्द का उपयोग करने में संकोच करता हूँ। मैं शायद उससे प्यार करने लगा।
2 साल बाद 31 जनवरी 1948 की सुबह 8 बजे मैंने अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में रेडियो चालू किया और सुना कि एक दिन पहले नई दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा में गांधी की हत्या कर दी गई थी। जब महात्मा की मृत्यु की खबर उन तक पहुंची, लियोन बियम, फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने कभी गांधी को नहीं देखा, मैं उनकी भाषा नहीं जानता, मैंने कभी उनके देश में पैर नहीं रखा, और फिर भी मुझे उसी दुख का अनुभव हो रहा है जैसे मैंने किसी करीबी और प्रिय को खो दिया हो। इस असाधारण व्यक्ति की मृत्यु से पूरी दुनिया शोक में डूब गई है। मैंने गांधी जी को देखा था, उनके साथ खाना खाया था, उनके साथ घूमा था, उनसे बातें की थी, उनके साथ मजाक किया था। उन्होंने मुझे जो घंटे दिए मैंने उन्हें स्वर्णिम माना। अब यह विवरण पढ़कर कि कैसे 3 गोलियां उनके शरीर को भेद गई और वह मौत के सामने कैसे असहाय पड़ा रहा, मैं रो पड़ा। हालांकि मैं कई वर्षों से नहीं रोया था और स्तब्ध महसूस कर रहा था। बाद में जब मैंने दोबारा सोचा तो लगा कि शायद यह मरने का सबसे अच्छा तरीका था। वह अपने पूरे जीवन एक योद्धा थे और यह अजीब होता अगर उनकी मृत्यु ठंड लगने से होती। उनकी हिंसक मौत एक और सेवा थी। परलबक ने इसे एक और क्रूसीकरण कहा। इससे दुनिया का ध्यान उनके जीवन पर गया। हत्या की खबर सुनकर यूएस के विदेश मंत्री जॉर्ज सी मार्शल ने कहा, महात्मा गांधी मानवता की आत्मा के प्रवक्ता थे। यूएस सीनेटर आर्थर एच वेंडेनबर्ग ने घोषित किया कि गांधी ने विनम्रता और साधारण सत्य को साम्राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाया। हर जगह बड़ी इमारतों में, पुरुषों और घरों और झोंपड़ियों में आम लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मानव अपने आप को वंचित, दरिद्र महसूस करने लगा, क्योंकि गांधी जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वे वास्तविक मूल्यों के धनी थे। मृत्यु के बाद उन्हें दी गई श्रद्धांजलि में उनकी राजनीतिक उपलब्धियों, भले ही वे महान थी, का उतना जश्न नहीं मनाया गया जितना कि उनके आध्यात्मिक गुणों और नैतिक प्रथाओं का। दुनिया ने उस चीज की प्रशंसा की जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी और जिसकी उन्हें कमी थी। गांधी पश्चिमी दुनिया के लिए भारत का उपहार हैं। उनके जीवन में हमारी सबसे बुरी बीमारियों के लिए एक नुस्खा है। भविष्यवक्ता की वैश्विक आंख से मनुष्य की स्थिति को देखते हुए, जिसकी एक्सरे दृष्टि लोह पर्दों और राष्ट्रीय सीमाओं को भेदती है, गांधी ने देखा कि लोकतंत्रों और तानाशाहियों दोनों में व्यक्ति का आकार समान रूप से घट रहा है। तानाशाही चाहे बोल्शेविक हो या फांसीवादी, परिभाषा के अनुसार एक शक्तिशाली राज्य है जिसमें मनुष्य शक्तिहीन है। ऐसी शक्ति और शक्तिहीनता के तत्व लोकतंत्रों में भी विभिन्न डिग्री में मौजूद हैं, जो सरकारी कार्यों के विस्तार और बढ़ती जटिलता और बढ़ती संख्या में उद्यमों में आर्थिक शक्ति के बढ़ते केंद्रीकरण के परिणामस्वरूप होते हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति कम से कम आंशिक रूप से और अक्सर बड़े पैमाने पर उसके नियंत्रण से परे, यहाँ तक कि उसकी समझ से परे संस्थाओं और ताकतों पर निर्भर हो जाता है। 20वीं सदी की सभ्यता में इन विशाल उद्देश्यपूर्ण कारकों के अलावा युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय तनावों में सैन्य रक्षा की आवश्यकताओं को जोड़ दिया है, जो राज्य की शक्ति को बढ़ाती हैं, और व्यक्ति के प्रति संदेह और अविश्वास जो उसकी शक्ति को कम कर देता है। व्यक्ति गांधी की मुख्य चिंता थी और यह चिंता विशेष रूप से उन्हें 20वीं सदी के दूसरे भाग की समस्याओं के लिए इतनी गहराई से प्रासंगिक बनाती है, जो सामान्य व्यक्ति या असामान्य व्यक्ति की सदी नहीं है, बल्कि दोनों की स्वतंत्रता, अखंडता और मानसिक स्वास्थ्य पर आक्रमण की सदी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए गांधी जी ने सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने अपने लिए उस एकता की तलाश की जो उन्होंने माना, जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा। पंथ, कर्म और वचन एक थे। यही वह एकीकरण है जो सत्य की अखंडता है। जब कथनों का कार्यों से और कार्यों का विश्वासों से टकराव होता है तो व्यक्ति विभाजित और बीमार हो जाता है। गांधी जी ने जो आचरण किया वही उपदेश दिया और जो वे मानते थे उस पर आचरण किया। अनेक दुखों और बोझों के बावजूद मैंने उन्हें स्वस्थ, प्रसन्न और प्रसन्नचित पाया। उन्होंने आंतरिक सामंजस्य का आनंद उठाया। गांधी के अधिकांश विचारों को उनकी मानसिक दृष्टि की कुछ समानता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने उन्हें लोगों को एक समूह के रूप में देखने से रोक दिया।
उन्होंने लाखों की संख्या में भारतीयों या फ्रांसीसी पुरुषों या ईसाइयों या मुसलमानों को कभी नहीं देखा था या उनका मूल्यांकन नहीं किया। वह प्रत्येक मनुष्य को इतना पवित्र मानते थे, इतना महत्वपूर्ण कि वह राज्य नामक एक दूरस्थ निर्जीव पृथ्वी शक्ति का मात्र साधन मात्र हो। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और भीड़ में लोगों से प्रेम किया। हर कोई जो उनके संपर्क में आया उसने इसे महसूस किया और उन्हें प्यार से जवाब दिया। यही उनके अधिकार और प्रभावशीलता का स्रोत था। उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। वह भौतिक रूप से दंडित या पुरस्कृत नहीं कर सकते थे। उनके एकमात्र हथियार गर्मजोशी और सच्चाई थे। इनके साथ उन्होंने भारत को आज़ाद किया। भारत की आसन्न स्वतंत्रता पर ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके ऐतिहासिक 1946 की बातचीत के दौरान मैंने गांधी को दो अछूतों के बीच एक वैवाहिक विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हुए देखा। यह उनका लोकतंत्र का विचार था। उन्होंने दूसरों की गलतियों और दोषों को अपने आप में एक निंदा के रूप में लिया। उन्होंने उन्हें सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं किया था। उन्होंने एक व्यक्ति में अच्छाई को उस व्यक्ति की पूरी तरह से माना और बुराई की तलाश नहीं की। व्यक्ति गांधी के विश्वास के योग्य होने की कोशिश करता था। व्यक्ति बड़ा हो गया। गांधी जी ने सभी को ऊपर उठाने के लिए किसी को नीचा दिखाने, तुच्छ दिखाने, अपमानित करने और किसी को चोट न पहुंचाने का प्रयास किया। यह भी लोकतांत्रिकता है। गांधी जन्म से महान नहीं थे। वह एक गलती करने वाला लड़का, एक औसत दर्जे का छात्र, एक गरीब वकील, एक सामान्य व्यक्ति थे। जब तक कि उन्होंने खुद को नया रूप नहीं दिया, वह एक स्व पुनर्निर्मित व्यक्ति थे। उन्होंने खुद में विश्वास रखा, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने किसानों, फेरीवालों, खनिकों, मजदूरों और उनके काम में शामिल किए गए युवा अनगढ़ पुरुषों और महिलाओं में गहरा मर्मस्पर्शी विश्वास रखा। उन्होंने उन सभी को वृद्धि का एक अमृत पिलाया जिसने अक्सर नामहीन अशिक्षित लोगों को शेर के समान नायकों में परिवर्तित कर दिया। अमृत था निडरता। अहिंसा के एक उत्साही आजीवन समर्थक के रूप में गांधी ने कहा, जहां कायरता और हिंसा के बीच एक विकल्प होता है, मैं हिंसा को चुनूंगा, क्योंकि कायरता या भय एक छोटे आदमी को बनाता है जो दबावों के लिए झुक जाएगा और अपनी स्वतंत्रता, उसके सिद्धांतों या खुद का बचाव नहीं करेगा। व्यक्ति का भय इस प्रकार तानाशाह की अनुमति है। दूसरी ओर गांधी ने भारतीय की लौकिक विनम्रता को अपनाया और साहस जोड़कर इसे स्वतंत्रता के हथियार में बदल दिया। पुरुष और महिलाएं सत्ता की अवहेलना करते हुए ऑटोमोबाइल और ट्रेनों की पटरियों में तेजी से चलने वाले पुलिस घोड़ों के रास्ते में लेट जाते थे, बिना सुरक्षात्मक कोहनी या चिल्लाट उठाए खुद को पीटने देते थे। गांधी ने हमारी पीठ सीधी कर दी है और हमारी रीढ़ को मजबूत किया है, नेहरू ने कहा। तानाशाह और गुंडे सीधी पीठ पर सवार नहीं हो सकते। सवर्ण अवज्ञा या कानून का बड़े पैमाने पर जानबूझकर उल्लंघन गांधी का अनूठा राजनीतिक हथियार था। उन्होंने इस शब्द को हेनरी थोरो के 1849 में प्रकाशित निबंध से उधार लिया था। इसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। गांधी ने थोरो के पेपर के बारे में लिखा। गांधी थोरो की तरह व्यक्ति के अधिकार पर जोर देते थे, सरकारों का विरोध करने के लिए, यहाँ तक कि युद्ध में भी सरकारों का विरोध करने के लिए और उनके अधिनियमों का विरोध करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र असहमति के अधिकार के बिना खोखला है और असहमति तब खत्म हो जाती है जब भय प्रवेश करता है। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक दुनिया की केंद्रीय बुराई भौतिकवाद है। पदार्थ या भौतिकवाद गांधी जी के हिसाब से केवल धन नहीं था, बल्कि शक्ति, क्रूर बल का संचय जो स्वतंत्रता की आत्मा को कुचलता है, एक मशीन का निर्माण जिसका मोटर ईंधन नफरत है। गांधी ने कभी किसी को धन या शक्ति का त्याग करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ऐसे मूल्यों की शिक्षा दी जो खुशी को सामग्री संपत्ति पर कम निर्भर बना सकती थी। गांधी जी ने घोषणा की, वह पागल इच्छा जो दूरी और समय को नष्ट करने, पशु वासनाओं को बढ़ाने और उनकी संतुष्टि की खोज में पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचने की इस पागल इच्छा से मैं पूरी तरह से घृणा करता हूं। इसमें से कोई भी दुनिया को उसके लक्ष्य के करीब एक कदम भी नहीं ले जा रहे हैं।
जब मैंने 1946 में उनसे कहा कि उन्हें पश्चिम में जाकर अपना सिद्धांत सिखाना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, पश्चिम को मुझे यह सिखाने की जरूरत क्यों है कि 2 × 2 4 होते हैं। उनकी चिंता यह थी कि पश्चिमी दुनिया सच्चाई जानती है, लेकिन चीज़ों के गुलाम होने के कारण सिद्धांतों के बचाव में नहीं उठेगी। अगर इसमें नौकरी, सार्वजनिक अनुमोदन, व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या जीवन के जोखिम शामिल हों। उन्होंने अपने सिद्धांतों की कीमत स्वयं जेल जाकर, मृत्यु को आमंत्रित करके, गरीबी को स्वीकार करके चुकाई, और इसने उन्हें आत्मा के सिक्के से समृद्ध बना दिया, जो एकमात्र मुद्रा थी जिसकी वे सराहना करते थे। गांधी भारत को आज़ाद कराने के उनके सफल प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। दरअसल उनके लिए भारतीय का एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में विकास भारत की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण था। भारत में गांधी के अधिकांश अनुयायी गांधीवादी नहीं थे और उनके आदर्शों को साझा नहीं करते थे। वे केवल उनके नेतृत्व को स्वीकार करते थे, क्योंकि इससे उनके उद्देश्य की प्राप्ति का रास्ता आसान हो गया, जो कि अंग्रेजों के बिना लेकिन राष्ट्रीयता के सभी सामान्य गुणों के साथ एक भारतीय राष्ट्र था। उनके लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक अंत था, अपने आप में एक अच्छाई थी। उनके लिए यह एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर जीवन का साधन था, और क्योंकि उनका दिल संदेहों से भरा हुआ था कि क्या ये उद्देश्य उस तरीके से आगे बढ़ेंगे जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत माता के शरीर से 2 खून से लथपथ बच्चों को हिंसक तरीके से फाड़ दिया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जश्न नहीं मनाया। जब भारतीय राष्ट्र अपनी दुनिया में आया, वह उदास थे और बधाई स्वीकार नहीं करते थे। गांधी एक राष्ट्रवादी थे। वह भारत से प्यार करते थे, लेकिन वह भारत के लिए पागल नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वह भारत की मदद करने के लिए इंग्लैंड को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जितने वर्षों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश बोर नस्लीय भेदभाव और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी भी दुश्मन की इच्छा या निंदा नहीं की। वह समझना चाहते थे भारत में ब्रिटिश अपने अतीत और अपनी जाति व्यवस्था के शिकार थे। भारत को मुक्त करने में गांधी जी ने सोचा कि वह इंग्लैंड को भी एक नए भविष्य के लिए आज़ाद कर रहे हैं। छोटे लोगों की बढ़ती समस्याओं के साथ निपटते हुए देखते हुए गांधी बढ़ते रहते हैं। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, मुस्लिम, गांधी का जीवन एक उद्देश्य की शुद्धता, मानवता, सत्य की प्रतिबद्धता और मन, आत्मा और चरित्र की महानता को प्रकट करता है, जो आसानी से उन्हें 20वीं सदी का प्रमुख व्यक्ति बना देता है, और शायद भी पिछले 19 का। वह एक भारतीय थे, वह दुनिया के हैं। थैंक यू।